सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कांत है और मैं आपके लिए सीसीएस रूल्स की एक कड़ी लेकर आया हूँ। ये सीसीएस रूल्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लीव रूल्स हों, चाहे वो अन्य कोई भी रूल्स हो। तो उन रूल्स को जानना आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी इंस्टीट्यूट, सरकारी संस्था में आप कार्य करते हैं, जिससे कि आपको होने वाली भविष्य में परेशानियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। और जानकारी का होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपना हक मांग सकें। और सही और गलत का ज्ञान का होना भी बहुत ज़रूरी है। पता चला कि आप गलत बात के लिए ही लड़ाई कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में सबसे पहले मैं लीव रूल्स यानी कि छुट्टियों के सामान्य नियम आपके सामने लेकर आया हूं और एक एक करके मैं उसको बताऊंगा। जब ये सामान्य नियम मैं बता दूंगा तो इसके बाद अगले वीडियो में मैं विभिन्न प्रकार की छुट्टियां यानी कि लीव रूल्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसको बोलते हैं सीसीएस लीव रूल्स 1972। तो एक एक करके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, सामान्य नियम क्या हैं? लीव कांट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट बाय एम्प्लॉय, यानी कि कर्मचारी के द्वारा छुट्टियों का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। यानी आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये मेरा अधिकार है, छुट्टियों का दावा आप अधिकार के रूप में नहीं कर सकते। तो ये पहला सामान्य नियम है। दूसरा, the leave sanction authority may refuse or revoke leave of any kind, but can't alter the kind of leave due and applied for। मतलब सीधे शब्दों में अगर हम कहें कि छुट्टी मंजूर करने वाला अधिकारी यदि चाहे तो किसी भी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकृत या रद्द कर सकता है। ये नियम 7 भाग 2 में वर्णित है। और मांगी गई छुट्टी यदि देय है, यानी कि मान के चलिए आपने ईएल के लिए अप्लाई किया या सीएल के लिए अप्लाई किया या किसी और अन्य प्रकार की छुट्टी के लिए अप्लाई किया, तो छुट्टी मंजूर करने वाला अधिकारी छुट्टी की किस्म में परिवर्तन नहीं कर सकता, यानी काइंड ऑफ लीव में परिवर्तन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि आप ईएल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो ईएल को किसी अन्य लीव में परिवर्तित करते बिना आपकी मर्जी, यदि वो उसको सैंक्शन कर रहा है। अगला सामान्य नियम क्या है? ऑल लीव शुड नॉट ऑर्डिनरली बी डिनाइड, स्पेशली इन लास्ट 10 years ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि किसी भी कर्मचारी को ईएल यानी कि अर्जित छुट्टी देने से सामान्यतः मना नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से यदि कर्मचारी अपनी सेवा काल के आखिरी के 10 वर्षों में हो तो सामान्यतः उसको मना नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी छुट्टी मंजूर करने वाले अधिकारी के पास ये पावर तो है ही कि वो किसी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर रद्द तो कर ही सकता है, लेकिन सामान्यतः मना नहीं किया जाता। अगला नियम क्या है? लीव ऑफ वन काइंड टेकन अर्लियर may be converted into leave of different kind at a later date at the request of the official and at the discretion of the authority who granted the leave. The government servant should apply for such conversion within 30 days of completion of the relevant spell of leave, and this, however, can't be claimed as a matter of right by the official। अगर हिंदी में बात करें तो यदि कर्मचारी चाहे तो, सपोज उसने छुट्टियों के लिए अप्लाई किया था, वो छुट्टी पे गया
और वो लौट के चाहता है कि वो जिस किस्म की छुट्टी के लिए उसने अप्लाई किया था, तो वो अगर चाहे तो छुट्टी से लौटने के बाद 30 दिनों के भीतर आवेदन कर सकता है कि छुट्टी के प्रकार में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकता है। किसको? छुट्टी मंजूर करने वाले अधिकारी को। और यह भी छुट्टी मंजूर करने वाले अधिकारी की सहमति से ही होगा। यह सुविधा केवल सेवारत कर्मचारी को मिलेगी, यानी कि जो सर्विस में है, जो रिटायर्ड हो गए हैं उनको यह सेवा नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं अन्य नियमों पर। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी में कम्यूटेटेड retrospectively periods of absence without leave into extraordinary leave। मतलब अगर हम कहें कि छुट्टी मंजूर करने वाला अधिकारी यदि चाहे तो छुट्टी के बिना यदि आप अनुपस्थित रहे तो उस अवधि को असाधारण छुट्टी यानी कि EOL में कम्यूट कर सकता है, रेट्रोस्पेक्टिवली कम्यूट कर सकता है, जिस हिसाब से आप अनुपस्थित रहे थे। ठीक है, तो ये छुट्टी मंजूर करने वाले अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला क्या है? नो लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी ग्रांटेड फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ एक्सीडिंग मींस मोर देन 5 years एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि किसी भी प्रकार की छुट्टी को 5 साल से ज्यादा तक नहीं बढ़ाया जा सकता। एक विशेष परिस्थिति में कि प्रेसिडेंट की मर्जी अगर है, प्रेसिडेंट ने अगर उसको अलाउ कर दिया है तो बात एक अलग है, एक अलग क्लॉज। विदाउट अ वैलिड रीजन अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिमेन्स एब्सेंट फॉर कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 5 years अदर देन फॉरेन सर्विस with or without leave should be deemed to have resigned from government service। मतलब कहें तो कि यदि कोई कर्मचारी अपनी सर्विस से बिना किसी परमिशन लिए या बिना किसी छुट्टी का आवेदन दिए या बिना किसी जानकारी दिए अगर वो अपने ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है 5 साल से ज़्यादा, किस चीज़ को छोड़ के? विदेश सेवा को छोड़ के। ठीक, तो वह उसको एज अ रिजाइंड एम्प्लॉय माना जाएगा। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अपवाद को छोड़ के राष्ट्रपति ने उसको उसके एब्सेंस को जो है ऑन ड्यूटी या छुट्टियों में पॉजिटिव करके मान लिया है, तो वो एक अलग क्लॉज है। अगला है नियम कि एन ऑफिशियल ऑन लीव should not take up any service or employment elsewhere without obtaining prior sanction of the competent authority। इसका मतलब कि छुट्टी लेने वाला कर्मचारी जिसमें सेवा निवृत्त पूर्व छुट्टी भी शामिल है, वो सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना दूसरा रोजगार या नौकरी नहीं करनी चाहिए। यानी कि अगर आप छुट्टी पे गए हैं, चाहे वो सेवा निवृत्त यानी कि रिटायरमेंट से पहले की जो छुट्टी है उसमें भी आप कहीं अन्य कोई रोजगार नहीं कर सकते, कोई नौकरी नहीं कर सकते बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के। आगे बढ़ते हैं अगले नियमों पर। ग्रांट ऑफ लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, यानी कि मेडिकल यानी कि चिकित्सीय अगर किसी की जरूरत है, बीमार है, कोई ग्राउंड है मेडिकल, उसके आधार पर अगर वो छुट्टी ले रहा है तो उसके लिए क्या नियम है? गवर्नमेंट सर्वेंट गजेस्टेड और नॉन गजेस्टेड हु इज CGHS beneficiary and residing within the limit of CGHS at the time of illness should produce medical certificate or fitness certificate from a CGHS doctor। मीन्स ऐसा सरकारी कर्मचारी जो CGHS, जिसको CGHS की सुविधाएं मिलती हैं, उसका कार्ड है, तो उसको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट CGHS हॉस्पिटल से CGHS डॉक्टर के द्वारा सर्टिफाइड जो है
वो आपको उस कर्मचारी को जमा करना पड़ेगा, सक्षम अधिकारी को। अगला, in respect of government servant who has opted out of CGHS facilities and availing the medical facility provided by his or her spouse employer, the medical certificate for availing the commutative leave is the hospital's medical practitioners approved by the employer is allowed। इसका मतलब कि अगर कर्मचारी ने CGHS फैसिलिटी छोड़ दी है, ठीक है, और तो वो और अवेल करना चाहता है मेडिकल फैसिलिटी बाय हिज और हर स्पाउस एम्प्लॉयर, यानी कि उसके पति या पत्नी के जो एम्प्लॉयर हैं उनके द्वारा जो मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं उनके डिपार्टमेंट के द्वारा, तो अगर वो कम्यूटेड लीव पर जाना चाहता है, HPL पर जाना चाहता है ऑन मेडिकल ग्राउंड, तो वो अपने स्पाउस के जो सुविधाएं ले रहे हैं मेडिकल की, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग वो जो है मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के थ्रू जो है उसको सबमिट करना होगा। हु इज नॉट अ CGHS बेनिफिशियरी एंड CGHS बेनिफिशियरी हु आउटसाइड द हेडक्वार्टर ऑन ड्यूटी, चाहे वो CGHS बेनिफिशियरी हो या ना हो, अगर वो हेडक्वार्टर के बाहर है, लीव पर है, चाहे वो ड्यूटी पर है, should produce the certificate AMA, and in such cases a non-registered government servant may produce certificate from RMP if there is no AMA available within a radius of his or her residence। मतलब अगर CGHS बेनिफिशियरी है तो उस अगर वो हेडक्वार्टर के बाहर है और लीव पर है या ऑन ड्यूटी है, वो बीमार पड़ता है, तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट AMA सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। और जो CGHS बेनिफिशियरी नहीं है उसको उसका सर्टिफिकेट जो है RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का भी जो है चलेगा, वो अपना जमा कर सकते हैं अगर AMA अवेलेबल नहीं है उसके रेजिडेंसी रेडियस में। अगला है, वेयर इज अ नॉन गेजिस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम CGHS और AMA, the leave sanction authority may consider grant of leave on the basis of the certificate from RMP after taking into account the circumstances of the case। मीन्स अगर एक नॉन गेजिस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट है और अगर उसको मुश्किल आ रही है मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने में, फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करने में एक CGHS हॉस्पिटल के द्वारा या AMA के द्वारा, तो उस विशेष कंडीशन में लीव सैंक्शन अथॉरिटी एक RMP डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इंडोर ट्रीटमेंट परमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल recognized under the CGHS CSMA rules, a government servant either gazetted or non-gazetted may produce MC means medical certificate, fitness certificate from the authorized doctor in such a hospital in case heart, cancer etc. इस तरह की बीमारियां हैं for the treatment of which the concerned hospital had been recognized। The relaxation is not admissible in case of any day-to-day outdoor treatment or indoor treatment in respect of any other day। आगे बढ़ते हैं, जिन बातों को अभी जिन नियमों को सामान्य नियमों को और इंग्लिश में लिखा हुआ था वही अगर हम हिंदी में बात करें तो सामान्य नियम यह है, अगर मेडिकल आधार पर छुट्टी की मांग की जाती है तो कर्मचारी को निम्नलिखित प्रस्तुत करने होंगे। नंबर 1, CGHS लाभार्थी के मामले में जो बीमारी के समय CGHS के प्रभावी क्षेत्र यानी कि कवर्ड एरिया में रहता हो,
उसको CGHS डॉक्टर से एक मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भरकर जमा करना होगा अगर वो CGHS का लाभार्थी है। अगला, वह सरकारी कर्मचारी जो CGHS लाभार्थी नहीं है या जिसने CGHS से बाहर रहने का विकल्प चुना हो या जो CGHS कार्डधारी हो परंतु CGHS के प्रभावी क्षेत्र से बाहर रहता हो, ऐसे कर्मचारी को मेडिकल या फिटनेस प्रमाण पत्र देना होगा। परंतु नॉन रजिस्टर्ड एम्प्लॉय यानी कि अराजपत्रित कर्मचारी के मामले में यदि उसके निवास से 8 किलोमीटर के दायरे में कोई AMA उपलब्ध ना हो या CGHS और AMA से मेडिकल प्रमाण प्राप्त करना कठिन हो तो एक RMP का प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा। अगला नियम क्या है कि विशेष किस्म के रोग जैसे हृदय रोग, कैंसर आदि जिनके लिए मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में रखना या इंडोर मेडिकल फैसिलिटी, इंडोर चिकित्सा, अंतरंग चिकित्सा कराने की स्वीकृति हो, ऐसे अस्पताल के अधिकृत डॉक्टर से एक मेडिकल या फिटनेस प्रमाण पत्र लेके जो है वो जमा करना होगा। अगला सामान्य नियम क्या है कि यदि छुट्टी की मांग मेडिकल आधार पर की गई है तो छुट्टी मंजूर करने वाला अधिकारी चाहे तो दूसरा मेडिकल मत प्राप्त कर सकता है यदि वह चाहे तो। अगर उसे ऐसा संदेह लग रहा है कि इसमें कुछ गलत होने के अंदेशा है तो वह चाहे तो मेडिकल मत दूसरा प्राप्त कर सकता है। अगला नियम क्या है, CL यानी कि आकस्मिक छुट्टियों को छोड़कर किसी भी प्रकार की छुट्टी दूसरे प्रकार की छुट्टी के साथ या कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए मंजूर की जा सकती है। यानी कि आप CL को छोड़ के किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी को आप किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ आप उसको कंटिन्यूटी में ले सकते हैं। अगला, यदि छुट्टी की अवधि से पहले या बाद में, छुट्टी से पहले जो आप छुट्टी ले रहे हैं, छुट्टी से पहले या बाद में यदि अवकाश है या कोई किसी भी प्रकार का या रविवार है या जिन कार्यालयों में शनिवार को ऑफिस बंद रहता है या जिन कार्यालयों में सेकंड सैटरडे को छुट्टी रहती है या रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है हो, तो ऐसे अवकाश को छुट्टी में नहीं गिना जाएगा। कब? यदि छुट्टी से पहले हैं ये सब या छुट्टी के बाद हैं। तो सरल शब्दों में कहें तो कर्मचारी को ऐसे अवकाश में छुट्टी लिए बिना अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी। अगला नियम क्या है कि छुट्टी लेने वाला कर्मचारी जिसमें सेवानिवृत्त पूर्व छुट्टी भी शामिल है, छुट्टी की अवधि में अपने सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ड्यूटी पर वापस नहीं आएगा। मतलब कि आपने छुट्टी पर अप्लाई किया छुट्टी के लिए और आप चाहते हैं कि छुट्टी समाप्त होने से पहले ही मैं जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लूँ, तो ऐसा आप बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के ऐसा नहीं कर सकते। यदि कर्मचारी मेडिकल आधार पर छुट्टी पर गया है तो उसे अपनी फिटनेस संबंधी मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और प्रस्तुत करने पर ही सक्षम अधिकारी उसे ड्यूटी पर आने की अनुमति देगा, यानी अनुमति दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। A government servant who is on leave on medical ground, he or she will be permitted to return on duty only on production of medical certificate of fitness from AMA, CGHS, डॉक्टर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज द केस में भी। अभी जो आपको हिंदी में बताया था वही उसका ये अंग्रेजी में अनुवाद है। आगे बात करें, यदि कर्मचारी पूर्व अनुमति के बिना छुट्टी की अवधि से अधिक दिनों तक अनुपस्थित रहे तो छुट्टी से अधिक अनुपस्थिति की अवधि को उपलब्ध, यानी कि उसके पास अगर वो HPL हैं तो उपलब्ध, जनरली तो HPL जो है से एडजस्ट किया जाता है, तो उपलब्ध HPL या फिर अगर कर्मचारी चाहे तो EL के अनुसार समायोजित किया जाएगा।
और यदि उसके पास सफिशिएंट HPL या EL नहीं है तो शेष अवधि को EL में गिना जाए। एंड ऑफ लीव। ओवरस्टेल ऑफ लीव विदाउट प्रॉपर सैंक्शन विल बी डेबिटेड अगेंस्ट द HPL अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट टू द एक्सटेंट HPL इज ड्यू एंड द एक्सेस ट्रीटेड एज EOL। अभी आपको हिंदी में बताया, उसी का ये इंग्लिश में अनुवाद है। अनुपस्थिति की संपूर्ण अवधि को वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं गिना जाएगा जब तक उस अवधि को असाधारण छुट्टी में कम्यूट न किया गया हो और वेतन वृद्धि के लिए EOL की गिनती की विशेष अनुमति न दी गई हो। यानी कि सक्षम अधिकारी और डिपार्टमेंट के द्वारा जब आप जो अनुपस्थित रहे थे जिस दौरान, उसको अगर EOL के साथ समायोजित न किया गया हो या अन्य प्रकार की जो भी छुट्टियों के साथ समायोजित न किया गया हो, तब तक आपको वेतन वृद्धि में उस समय को नहीं गिना जाएगा। नो लीव सैलरी इज एडमिसिबल फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ ओवरस्टेयर एंड द पीरियड ऑफ सच ओवरस्टेयर विल नॉट काउंट फॉर इंक्रीमेंट, लीव एंड पेंशन। अभी जो आपको हिंदी में बताया वही इंग्लिश में है। छुट्टी से अधिक अनुपस्थिति की पूरी अवधि के लिए कर्मचारी छुट्टी वेतन पाने का हकदार नहीं होगा। ठीक है। अगला है छुट्टी समाप्त होने पर जानबूझकर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ये सक्षम अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है। Willful absence from duty after the expiry of the leave renders a government servant liable to disciplinary action. अगला, absence without leave not in continuation of any authorized leave will constitute an interruption of service unless it is regularized। यानी कि आप अगर अपनी ड्यूटी से एब्सेंट रहे हैं बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लीव के, तो ऐसे एब्सेंस को जो है उसको सर्विस में ब्रेक माना जाएगा यदि उसको उस समय को रेगुलराइज नहीं किया गया है, चाहे वह EOL के द्वारा, चाहे वो किसी किस्म की छुट्टी के द्वारा। अगला सामान्य नियम क्या है? छुट्टी के उद्देश्य के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियुक्त किए गए कर्मचारी के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा पहली बार नियुक्त किए गए कर्मचारी के साथ किया जाता है। जैसे कि फ्रेश एम्प्लॉई, नया रिक्रूटी आता है, उसके साथ जैसा छुट्टियों को लेकर व्यवहार होता है, ठीक यदि कोई रिटायरमेंट के बाद दोबारा पुनः सेवा में आता है तो उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा छुट्टियों को लेकर। छुट्टी के दौरान यदि कर्मचारी विदेश जाना चाहता है तो इसकी पूर्व सूचना कारण सहित अपने सक्षम अधिकारी को देनी होगी और ये सक्षम अधिकारी पर डिपेंड करेगा। अगर उसको वह सब कारण और सूचनाएं सही लगती हैं और उस पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन का कोई केस नहीं चल रहा है तो वो उसको अनुमति दे सकता है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपंगता का शिकार हो जाता है, यानी छुट्टी पर गया या ड्यूटी पर था कैसे भी, तो वह नियम 20 के तहत छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसी छुट्टी बिना चिकित्सा प्राधिकारी को संदर्भ किए ना तो अस्वीकार की जाएगी और ना ही रद्द की जाएगी। यानी वह अपंग हो गया, ठीक है, छुट्टी लेके गया या नॉर्मल ड्यूटी पर था, तो ऐसी कंडीशन में उसको रूल नंबर 20 के अंतर्गत जो है छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा। ऐसी छुट्टी के लिए मना नहीं किया जा सकता जब तक कि चिकित्सा अधिकारी को रेफ़र ना किया गया हो, चिकित्सा अधिकारी ने मना ना किया हो। लीव अप्लाइड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट ड्यू टू डिसेबिलिटी शुड नॉट बी रिफ्यूज रिवॉक विदाउट रेफरेंस टू मेडिकल अथॉरिटी। द सीलिंग ऑन मैक्सिमम लीव अंडर रूल 12 विल नॉट बी अप्लाइड। एनी लीव debited after government servant incapacitated shall be remitted by finally member may submit leave application medical certificate if government servant is unable to submit the same। यानी कि जो कर्मचारी
अपंगता का शिकार हो गया है और वो इस कंडीशन में नहीं है कि वह छुट्टी के लिए अप्लाई कर सके, तो उसका कोई फैमिली मेम्बर्स आके छुट्टी के लिए अप्लाई कर सके। तो ये सामान्य नियम थे छुट्टियों के CCS रूल्स के अंतर्गत 1972 के अंतर्गत। अब मैं आपके लिए इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखूँगा, अलग अलग तरीके के नियमों के बारे में आपसे चर्चाएं करूँगा। और फ़िलहाल मैं छुट्टियों, विभिन्न प्रकार की छुट्टियों के बारे में वीडियो बना के आपके समक्ष प्रस्तुत रहूँगा, जिससे कि आप उनको समझें, सीखें।